हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में श्योर आते ही हैं, ठीक है। और इसका फंडा भी ईजी है, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ईजिली आप बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट वन टाइम है, अगर उनको अच्छे से आप सीख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर की कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करना और कमेंट करना जो भी आपके डाउट्स हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सबसे पहले डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? Addition compounds are formed when stoichiometry amount of two or more stable compounds join together. Okay, जो एडिशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो ये जो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन दोनों को हम कह सकते हैं एडिशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जनरली एडिशन कंपाउंड होते हैं, उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं एडिशन जिनको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं और कुछ को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कौन से ऐसे होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जिनको डबल सॉल्ट बोलते हैं, आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर को जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो इनकी स्टेचियोमेट्री यहाँ पे देखी जाती है 1, 1 एंड 6, ठीक है। तो इनकी स्टेचियोमेट्री यहाँ पे भी वही रहती है 1, 1 एंड 6। तो यहाँ पे जो भी बनता है इनका कंपाउंड, जैसे यहाँ पे कार्नालाइट बन रहा है, ये एक एडिशन कंपाउंड है, ये भी एक एडिशन है, ये भी एक एडिशन है, ये भी एडिशन कंपाउंड है। तो इन सारे एडिशन कंपाउंड में से कुछ डबल सॉल्ट्स होंगे और कुछ क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन होंगे। सो यहाँ पे दिया गया है एडिशन कंपाउंड्स आर टू टाइप्स, those which lost their identity in solution, that is called double salt, and those which retain their identity in solution, that is called complex. Okay, तो डबल सॉल्ट वो होते हैं जिनको हम वाटर में डिजोल्व करने पे, ठीक है, हमारे पास कोई भी डबल सॉल्ट है, जैसे कार्नालाइट है, ठीक है, ये डबल सॉल्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम H2O वीकर में डाल देते हैं, ठीक है, इस सॉल्ट को वीकर में डाल देते हैं, तो ये कार्नालाइट क्या होता है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाता है, ठीक है, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है, ठीक, मतलब कि इसके अंदर फिर वो कार्नालाइट के फॉर्म में नहीं रहेगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, Mg2+ अलग हो जाएगा, N2Cl- हो जाएगा एंड H2O अलग हो जाएंगे, 6H2O। ओके, तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है इन द लिक्विड, सॉरी वाटर सॉल्यूशन। ओके, एंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जनरली, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमारा इस फॉर्म में रहता है K4FeCN6, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में अगर इसको हम डिजोल्व कर देते हैं, तो ये क्या रहता है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे सॉल्ट के, उसका भी फार्मूला क्या रहेगा, K4FeCN6, ठीक है, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका डिसॉल्व करने पे यहाँ पे K4FeCN6 के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेशियम होता है, बस ये आयन अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, तो इसको बोलते हैं 4K+ एंड 4-, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रियल में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। यहाँ पे जितना भी लिखा है कंटेंट जो मैंने समझाया है, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको देखते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन इज इसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल आयंस इन पर्टिकुलर फॉर्म मैनी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे है द केमिस्ट्री ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन इसेंशियली ऑल द केमिस्ट्री ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हम जो भी मेटल आयन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि Fe प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, आयरन के फॉर्म में, ठीक है, बट Fe2+ की अगर बात करें, Fe2+ एंड Fe3+,
ये आयन के फॉर्म में हमको फ्री में नहीं मिलते, फ्रीली नहीं अवेलेबल होते हैं, ठीक है? मतलब कि ये फ्री स्टेट में Fe2+ तुमको नहीं मिलेगा। ये किसी कॉम्प्लेक्स के साथ होगा, जैसे FeCl3 में Fe3+ मिल रहा है, ठीक है? बट हम Fe3+ को अलग कर लें, ठीक है? सेपरेट करके कहीं पे रखें, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है जितने भी आयन्स होते हैं, मेटल आयन्स, इनकी स्टडी हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है? एंड ट्रांजिशन मेटल आयन जो होते हैं वो बहुत सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल आयन, व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल आयन? दैट इज ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के मेटल्स, ठीक है? वैनेडियम से लेके जिंक तक 3D 4D 5D सीरीज, 3D 4D एंड 5D सीरीज को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस। ओके, सो इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने इस चीज़ को देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, इन सॉल्यूशन फ्री मेटल आयन आर कोऑर्डिनेटेड आइदर टू वाटर और अदर लिगेंड्स। द Cu2+ एग्जिस्ट एज द पेल ब्लू कॉम्प्लेक्स आयन CuH2O6 2+ in aqueous solution and also in hydrated in crystalline salt. If the aqueous ammonia is added to this solution, the familiar deep blue cuproammonium ion is formed. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे हमारा अगर कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे Cu2+ के फॉर्म में अगर हमारा प्रेजेंट है वहाँ पे लिक्विड स्टेट में, या कह सकते हैं वाटर के सॉल्यूशन में डिजॉल्व है Cu2+, जैसे CuCl2 को मैंने क्या किया, डिजॉल्व कर दिया इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cl2 कैसे ब्रेक होगा, Cu2+ में N2Cl- में। तो यहाँ पे Cu2+ N2Cl- है। तो ये Cu2+ क्या करता है, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ ये 6H2O को अपने साथ कंबाइन करता है और CuH2O6 बनाता है, जो कि पेल ब्लू कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है? इसका कलर जैसे हम इसमें Cl2 को डालेंगे वाटर में, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये CuH2O6 2+ और ये पेल ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है? वैसे यहाँ पे अगर हम अमोनिया डाल दें इसी सॉल्यूशन में, फिर अमोनिया डाल दें, तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स ये बना लेगा CuH2O6 CuH2O2 एंड NH3 4, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है? और ये क्या बनेगा, डीप ब्लू बनेगा, ठीक है? तो ये होता है मेटल आयंस और वाटर से, अमोनिया से और डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड से जो रिएक्शन होती है उनके बारे में यहाँ पे जनरली एक्सप्लेनेशन किया गया है स्टार्टिंग का, ठीक है? यहाँ पे कहा गया NH3 रिप्लेस कर देता है वाटर को। देखो यहाँ पे H2O6 थे, यहाँ पे क्या करेगा, 4 NH3 4 H2O को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? ये क्यों करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सारा एक्सप्लेनेशन आगे है। तो हम पहले इसका ये हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है? अब इसको सपोज कर सकते हैं एक ट्रेलर था, ठीक है? इस पूरे चैप्टर का एक ट्रेलर था जिसमें हमने वो सारी चीज़ों को देखा जो इस चैप्टर में हमको सीखनी है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से थ्योरी स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले वर्नर ने अपना वर्क किया था कोऑर्डिनेशन में, ठीक है? कोऑर्डिनेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, वर्नर ने, ठीक है? वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी 1893 में, वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो डिस्कवर हो चुके थे, उनकी बॉन्डिंग को इन्होंने एक्सप्लेन किया था 1893 में। It must be remembered that this imaginative theory was put forward before the electron had been discovered by J.J. Thomson 1896, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की थ्योरी थी, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1896 में और ये थ्योरी आई थी 1893 में। एंड बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द वैलेंसी, दिस थ्योरी एंड हिज painstaking work over the next 20 years won Alfred Werner the Nobel Prize for the Chemistry in 1913, ठीक है? 20 सालों तक इन्होंने इस थ्योरी पे काम किया और 1913 का इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है? Complexes must have been a complete mystery without any knowledge of bonding or structure, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? विदाउट बॉन्डिंग या विदाउट स्ट्रक्चर हम किसी कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है? जैसे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है? तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, क्या इसका वर्क है, ठीक है? कितना रिएक्टिव है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमको इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक लाइन यहाँ पे लिख रखी है। एंड फॉर एग्जांपल, व्हाई डज द स्टेबल साल्ट लाइक COCl3 रिएक्ट विद वेरिंग नंबर ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड सच एज NH3 टू गिव द सेवरल न्यू कंपाउंड्स, ठीक है? ये सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने अपने लैब में ये रिएक्शन कराई थी। उन्होंने देखा कि जो COCl3 है वो NH3 से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्शन कर रही है, ठीक है?
यहाँ पे 6 NH3 के साथ भी जुड़ रही है, 5 NH3 को अपने अंदर ऐड कर रही है, 4 को भी कर रही है, बट क्यों? ठीक है, क्या रीज़न था इसके पीछे? तो व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर्स at the at that time? X-ray diffraction, which is the most powerful method of determining the structure of which is the most powerful method of determining the structure of crystals, had yet to be discovered. Werner did not have his disposal any of the modern instrumental techniques, and all his studies were made using the simple reaction chemistry. Werner was able to explain the nature of bonding in the complexes, and he concluded that in the complex the metals show two different sort of the valency. Okay, तो जनरली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं बॉन्डिंग को समझने के लिए, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं बॉन्डिंग को समझने के लिए, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर, ठीक है, इसको ईपीआर भी कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं, ठीक है। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम सीखते हैं, ठीक है, वहाँ पे। सो उस टाइम में एक्सरे था, बट जो वर्नर थे, ठीक है, वो एक्सरे उस टाइम टेक्निक नई नई आई थी, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। और वर्नर क्या कर रहे थे, वर्नर अपनी लैब में इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, वो अपनी रिएक्शन के थ्रू उसको पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं था कि एक्सरे उनको रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 20 साल लगा दिए सिर्फ इस चीज़ को पता लगाने में, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था 20 ईयर्स में, वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। उन्होंने बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था और उन्होंने बताया था, एंड ही कंक्लूडेड दैट इन द कॉम्प्लेक्स द मेटल्स हो टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैलेंसी। उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप की वैलेंसीज़ की बात की, ठीक है। और उन वैलेंसीज़ के बारे में देखते हैं क्या है। उन्होंने कहा कि जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं 2 टाइप की वैलेंसीज़ रखते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो प्राइमरी वैलेंसीज़ क्या होती हैं? दे आर नॉन डायरेक्शनल, ओके। The modern explanation would be as follows. The complex commonly exists as the positive ion. The primary valency is the number of charge on the complex ion in the compound. This charge is matched by the same number of charge from the negative ions. Primary valency applies equally well to simple salt and to the complex. Thus, in COCl2, CO2 plus 2Cl minus, they are the two primary valencies. Two ionic bond. The complex CONH36Cl3 actually exists as CONH363 plus and 3Cl minus. Thus, the primary valency is 3 as there are the 3 ionic bond. ओके, सो प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी हम अगर इतना यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको शॉर्ट में अगर सीखने के लिए हम चाहें, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो होती है, स्टेट ऑफ मेटल, इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही प्राइमरी वैलेंसी वो होल्ड करेगा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये क्या होती है, दैट इज ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है, ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दैट इज CONH3 6Cl3। तो यहाँ पे जो NH3 है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में शायद आगे इन्फॉर्मेशन हो किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नहीं होगी तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के में जो मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, उसके साथ जो भी लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है, लिगेंड अटैच रहते हैं। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, यहाँ पे 6 लिखा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6, ओके। सो ये प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था। सो आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।